Good morning. Today we are going to discuss on normalization. Normalization होता क्या है? Normalization is a process by which we reduce redundancy and maintain consistency by using decomposition technique in which we divide our large relation into smaller relation for producing डिज़ायर रिलेशन। इसका मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी मेथड है, एक ऐसी विधि है जिसमें हम डीकम्पोजिशन का यूज़ करते हैं। लार्ज रिलेशन को छोटे छोटे रिलेशन, छोटे छोटे टेबल में तोड़ने के लिए, ब्रेकअप करने के लिए हमारे डिज़ायर रिजल्ट के अकॉर्डिंग। डिज़ायर रिजल्ट हमारा क्या चाहते हैं? हम रिड्यूस करना चाहते हैं रिडंडेंसी और मेंटेन करना चाहते हैं कंसिस्टेंसी। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहा है और रिडंडेंसी को रिड्यूस कर रहा है। अगेन नॉर्मलाइजेशन रिडंडेंसी को रिड्यूस कर रहा है, ना कि एलिमिनेट कर रहा है। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन में बेसिकली ये जो आपकी रिडंडेंसी आती किस वजह से? तो नॉर्मलाइजेशन में जो रिडंडेंसी आती है वो बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की वजह से आती है। ये दो ही रीज़न होंगे जिसकी वजह से आपकी जो टेबल है, जो रिलेशन है, उसमें रिडंडेंसी आती है। या तो फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से रिडंडेंसी आती है या मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की वजह से रिडंडेंसी आती है। अब हम जो बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की, उसमें हम कवर करेंगे। नॉर्मलाइजेशन तो हमने कवर कर लिया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये मैंने अभी आपको बता दिया है। रिड्यूस करना चाहते हैं रिडंडेंसी और मेंटेन करना चाहते हैं कंसिस्टेंसी। और नॉर्मलाइजेशन में हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म्स। क्या पढ़ेंगे हम? नॉर्मल फॉर्म्स। हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं हमारे पास 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। इसके अलावा मैं आपको इसमें थोड़ा सा और बताऊंगा। ये एक डायग्राम है जो आप चाहें तो एग्जाम में बना सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में 1NF से लेके BCNF तक नॉर्मल फॉर्म है। इसके अलावा भी आपके नॉर्मल फॉर्म होते हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए सभी लोग। ये मैंने एक रेक्टेंगल यूज़ करा है इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो ऊपर जो आ रही है यूनिवर्स ऑफ रिलेशन, नॉर्मलाइज एंड अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन आते हैं। ओके, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से रिडंडेंसी आती है वो 1NF से लेके 3NF तक रहेगी और BCNF तक आते आते फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से रिडंडेंसी 0 हो जाती है। लेकिन अगर BCNF में अगर कोई रिडंडेंसी रह गई है तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से नहीं होगी, वो होगी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की वजह से। किसकी वजह से होगी? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की वजह से होगी। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की वजह से जो रिडंडेंसी होगी वो 4NF और 5NF में होती है, पहले ही बता दिया मैंने। और 0% हो जाती है 4NF में फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से रिडंडेंसी। 0% हो जाती है फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से रिडंडेंसी। तो बेसिकली जब हम हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप करना जाते हैं तो हम 1NF, 2NF और 3NF तक आकर रुक जाते हैं। और क्यों रुकते हैं ये भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। हम बायोस कोड नॉर्मल फॉर्म के बाद 4NF और 5NF को डेटाबेस डिज़ाइन करते समय और इम्प्लीमेंट करते समय क्यों नहीं परफॉर्म करते हैं। इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे हम 1NF से 5NF की तरफ जाते हैं हमारी रिडंडेंसी तो रिड्यूस होती है, रिडंडेंसी का लेवल तो कम होता है, लेकिन जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही डीकम्पोजिशन हमारा ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा डीकम्पोजिशन होगा उतना ही हमारी टेबल ज़्यादा होंगी। और जितनी टेबल हमारी ज़्यादा होगी उतनी ही मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आएगी और उतनी ही ज़्यादा क्यूरी हमें परफॉर्म करना पड़ेगी। इसका मतलब है क्यूरी का प्रोसेसिंग टाइम हमें ज़्यादा लगेगा और हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा लेवल तक नहीं जाते हैं। मैक्सिमम हम BCNF, बायस कोड नॉर्मल फॉर्म तक ही जाते हैं। जो नॉर्मलाइजेशन में हम जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है मैक्सिमम BCNF तक ही परफॉर्म करते हैं। अब इस सर्कल के थ्रू मैं बताना क्या चाहता हूँ,
मैं इस सर्कल के थ्रू ये चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये जो रेक्टेंगल है ये बता रहा है कि इस सर्कल में वो सारे रिलेशन आएंगे जो 1NF में है। इस सर्कल में वो सारे रिलेशन आएंगे जो 1NF में हैं, जो 1NF की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। 1NF की कंडीशन क्या है कि डोमेन शुड बी एटॉमिक, डोमेन शुड बी एटॉमिक मतलब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड डोमेन नहीं होना चाहिए, मतलब एक डोमेन में 2 या 2 से अधिक वैल्यू नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस सर्कल में वो सारे रिलेशन आएंगे जो, इस सर्कल में कौन से रिलेशन आएंगे, मतलब इस रेक्टेंगल में कौन से रिलेशन आएंगे जो 1NF में तो हैं, प्लस 2NF की जो कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई करें। 2NF की कंडीशन क्या होती है, 2NF बोलता है कि हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को अलाउ नहीं करेंगे, मतलब 2NF में पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो इस रेक्टेंगल में वो सारे रिलेशन आएंगे, इस रेक्टेंगल में वो सारे रिलेशन आएंगे जो 1NF में तो है, प्लस पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं 3NF में, तो इस रेक्टेंगल में वो सारे रिलेशन आएंगे जो 2NF में तो हैं, 2NF में तो है, प्लस जो इसकी एक और कंडीशन है 3NF की कि ये रिमूव करता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को, मतलब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को अलाउ नहीं करता है। तो 2NF के सारे रिलेशन 3NF में तो है, प्लस एक और कंडीशन अगर हम लगा देंगे कि हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को अलाउ नहीं करेंगे तो हम 3NF में रहेंगे। फिर 3NF से हम BCNF की तरफ जाएंगे, बायस कोड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। तो 3NF के जितने भी रिलेशन है वो BCNF में तो रहेंगे, प्लस BCNF की एक और कंडीशन आ जाएगी कि एवरी डिटर्मिनेंट की शुड बी ए कैंडिडेट की, जो डिटर्मिनेंट की होती है वो कैंडिडेट की होना चाहिए। तो इसमें मैंने आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करी आज के लेक्चर में कि जो आपके रिलेशन में रिडंडेंसी आती है तो बेसिकली किस वजह से आती है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी और मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की वजह से आती है। और जैसा मैंने बताया है कि जो रिलेशन अगर 5NF में है इसका मतलब वो 4NF में भी है, जो 4NF में है इसका मतलब उसमें BCNF भी है। अगर कोई रिलेशन BCNF है तो वो 3NF में भी होगा, 2NF में भी होगा, 1NF में भी होगा। अगर कोई रिलेशन 3NF में है तो वो 2NF में भी है, 1NF में भी है। अगर कोई रिलेशन 2NF में है तो वो 1NF में भी है। ओके, अगर इसकी रिवर्स की बात करते हैं निगेशन की, कि अगर कोई रिलेशन 1NF में है तो वो 2NF में नहीं होगा, 2NF में है तो वो 3NF में नहीं होगा, 3NF में है तो BCNF में नहीं होगा, BCNF में है 4NF में नहीं होगा, 4NF में है तो 5NF में नहीं होगा। तो अगर मैं सिंपल बात करता हूँ कि अगर कोई रिलेशन BCNF में है तो 3NF में तो होगा ही, लेकिन अगर 3NF में है तो वो 2NF में होगा, और अगर कोई रिलेशन 2NF में है तो 1NF में होगा। अगर इन्वर्स बात कर रहा हूँ, अगेन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक रिलेशन अगर 1NF में नहीं है तो वो 2NF में नहीं होगा, 2NF में नहीं होगा, 3NF में भी नहीं होगा, BCNF में भी नहीं होगा, 4NF में भी नहीं होगा। अगर कोई रिलेशन 1NF में नहीं है तो ना 2NF में होगा, ना 3NF में होगा, ना BCNF में होगा, ना 4NF में होगा, ना 5NF में होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी नॉर्मल फॉर्म को पढ़ेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे टेबल को डिकम्पोज करते हैं, या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अननॉर्मल फॉर्म कैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आता है, और 1NF को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं 2NF में, 2NF को कैसे कन्वर्ट करते हैं 3NF में, 3NF को कैसे कन्वर्ट करते हैं BCNF। तो हम BCNF तक पढ़ेंगे, और हमारे सिलेबस में भी 1NF से लेके BCNF मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से लेके बायस कोड नॉर्मल फॉर्म तक ही हमें पढ़ना है। थैंक यू।